Okay, recording has been started. Okay, so we already covered these points, right? Data types, uh, literals. mm, We covered everything: text literal, date literals, numeric literals. This also interval literals. We also covered format models, which is number and date time. We discussed in very detail. So till now we have covered everything. Now we will deal with the nulls. Okay. So नल्स का क्या रोल है, नल्स क्या मतलब है इसका, इसको कैसे हैंडल करते हैं अपने कोडिंग में या एसक्यूएल्स में। सो नल मतलब होता है सिंपली देयर इज नथिंग, मतलब जब भी कोई वैल्यू मिसिंग है किसी वेरिएबल में या फिर किसी कॉलम में, तो उसको हम लोग नल बोलते हैं, मतलब कि वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, आप ये सारे चीजें हैं वो सब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक एक चीज में यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि कॉलम हैज रो नो वैल्यू देयर इट इज सेड टू बी नल, इट कंटेन्स नल। इसको ऐसा कहेंगे, मतलब जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसको नल कहेंगे। ठीक है, अगर कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगर अप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल पे जिसका वैल्यू नल है, तो वो उसका आउटकम जो होगा वो भी नल ही होगा। ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ देखें तो चलो इसको चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डुअल। डुअल में ये है। अभी यहाँ पे अगर मैं 2 + 3, इसका कुछ नाम दे देता हूँ समेशन। ठीक है, लेट्स से इसको रन करते हैं तो ये हमें 5 रिटर्न कर रहा है, कॉलम नेम ये है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है ना, एक तरह का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसी को चीज को फिर से करूँ 2 + नल और इसका नाम भी कुछ रख दो, सम करके कुछ, तो इस सेकंड वाले का वैल्यू आएगा नल, क्योंकि इसमें उसको खुद नहीं पता 2 को जोड़ना है, बट किसके साथ, दिस इज नथिंग, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मतलब 2 + अननोन वैल्यू, नल मीन्स अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो 2 को कितना जोड़ेंगे तो आउटकम वो तो खुद दे ही नहीं पाएगा, उसको खुद नहीं आउटपुट पता, इसलिए उसने भी नल रिटर्न किया। ठीक है, समझे ना। तो नल को अगर हम लोग कहीं भी मतलब जहां भी एक्सप्रेशन में या फिर कहीं कंडीशंस में या फिर कोई फंक्शन के अंदर से अगर वो नल पास हो रहा है, तो उसके पूरा इंटायर कैलकुलेशन कंडीशन एवरीवेयर आउटकम उसका नल ही होगा या फिर अननोन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है इसने, अभी यहाँ पर भी आपको दिखाया मैंने, है ना, सेम चीज लिखा हुआ है जो मैंने अभी दिखाया, अर्थमेटिक ऑपरेशन। फिर यहाँ स्केलर वैल्यू, अगर कोई फंक्शन है अगर उसमें मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ नल, तो आउटपुट भी उसका नल ही आएगा। जैसे कि मान लो ये क्या था, ये तो मान लो इसका नाम रख देते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल था अर्थमेटिक का। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करने वाले थे, लेट से मान लो अपर, अपर नाम का कोई फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर आप जो भी कैरेक्टर स्मॉल में डालोगे वो उसको कैपिटल में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको अगर रन करो तो आप ऐसा मिला, है ना। उसी तरह लोअर भी है, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर दिखाया ना कि अगर कोई स्केलर फंक्शन है उसमें अगर नल पास कर देंगे तो क्या होगा।
तो ऑफकोर्स उसको वो रिटर्न करेगा नल ही, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता है कि आखिर हम कैपिटल करें तो किसको करें। तो यहाँ पे अगर आपका वैल्यू ऐसे नल आता है, नल पास करते हो, तो आउटकम भी नल ही आएगा। कुछ छूट गया क्या? अच्छा, कॉमा। तो ये आउटकम नल आया, क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ अपर करने के लिए, लेकिन किसको, कोई वैल्यू तो हो। तो नल मीन्स नो वैल्यू, नथिंग। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई नल को टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, तो नल को टेस्ट करने के लिए मुझे एक क्वेरी करके देखता हूँ। इसमें कोई ऐसा है, देखो यहाँ कमीशन है नल, ठीक है, कुछ में नल वैल्यू है, कुछ में नहीं है, करेक्ट। तो ये हमारे लिए अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं, वेयर कमीशन अंडरस्कोर परसेंटेज पीसीटी इक्वल्स टू 0.4, तो ये 0.4 जिसका कमीशन है वो दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ का नल भी था, तो क्या इक्वल्स टू यहाँ पे अगर मैं नल लिख दूं, विल इट वर्क? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं देगा। जो कि हमारे पास था, ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड था जिसमें वो कमीशन नहीं था। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉलो कर रहे हो मुझे? कोई हाँ या ना बोल दो। ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, मैं बोलता रह गया। ठीक है, तो ये समझा कि यहाँ पे हमारे पास नल बहुत सारे हैं, बट मैंने कोई वैल्यू डाला तो वो वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा था वो तो आ गया था। जैसे 0.35 को अगर फिर से सर्च करें तो 0.35 मुझे मिलेगा। 3 रिकॉर्ड है इसके। लेकिन नल के भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, बट मैं नल कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज नल इज नॉट ए वैल्यू। तो नल को आप किसी चीज के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब कोई अननोन चीज को अननोन चीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? समझ में आई बात? नल मीन्स नथिंग, मतलब वैक्यूम, कुछ नहीं। तो उसको कोई चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ वैल्यू, नल इज नॉट अ वैल्यू। इसलिए आपको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो नल को कंडीशन में। अगर आपको जानना है कि नल वाले कितने रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पर अलग इसको डायरेक्टली आप इक्वल टू नॉट इक्वल टू करके नहीं चेक कर सकते हो। इंस्टेड कि आप ऐसा चेक कर सकते हो, इज नल करके, कि मतलब एक क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर जैसा, कि कमीशन परसेंटेज इज नल है या नहीं। ओके। श्योर सर। तो देखो यहाँ पे कमीशन परसेंटेज इज नल, मैंने बोला कि कमीशन परसेंट जहां जहां नल है, इज नल है, वो रिकॉर्ड मुझे दे दो। तो इसने दे दिया। उसी तरह मैं अगर चाहूँ तो ऐसे सारे रिकॉर्ड, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने रिकॉर्ड मैं फेच कर रहा हूँ उसमें दोनों मिक्स है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करे जिसमें डेटा है, यानी नल वाले मुझे नहीं चाहिए, बाकी जिसमें डेटा, कुछ भी डेटा हो बट डेटा हो। ठीक है, वैसे रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे कि नॉट नल, मतलब कमीशन परसेंटेज जिसमें नॉट नल हो, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो ही, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 4 हो 3 हो, बट नॉट नल ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि इज नॉट नल। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पर सारे वैल्यू रिकॉर्ड्स वो मिलेंगे जिसमें वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि टू टेस्ट द नल यूज ओनली द कंपैरिजन कंडीशन इज नल या फिर इज नॉट नल। आप उसको कंडीशन में यूज करना है तो ऐसे ही यूज करोगे, इक्वल्स टू करके चेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है जो मैंने बोला है, आप इसको फिर से रीड आउट करोगे तो वही मतलब निकलेगा। ठीक है, कंडीशन में क्या होता है कि अननोन होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, अ, इसको कैसे आपको एग्जांपल दे। हम्म, ऐसे अभी यहाँ पे 0.34 था, इसको नल को अच्छे से समझो। हाँ,
0.34 था, कोई नहीं था सर। 0.35 था। तो ये वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है कि मतलब इस टेबल से डेटा सेलेक्ट करो और चेक करो कि ये कंडीशन जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाले दोनों चीजें मैच होने के बाद क्या ये ओवरऑल इसका जो एक्सप्रेशन का आउटपुट है वो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो कमीशन पीसीटी अगर मान लो कि ये यहाँ पे इसको मैं ऐसे रन करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करेगा ओरेकल की ये क्वेरी को रन करेगा। ठीक है। और यहाँ से चेक करेगा क्योंकि कंडीशन मैंने कमीशन पीसीटी पे लगाया तो बाकी वैल्यू को चेक नहीं करेगा, सिर्फ कमीशन पीसीटी कॉलम पे आएगा। और यहाँ पे आकर चेक करेगा कि क्या ये जो कॉलम के वैल्यू जो मैंने बोला है वो इक्वल है क्या 0.35। तो यहाँ देखेगा नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल छोड़ो ये अननोन है इसका रिजल्ट। मतलब कि देखो एक एक नॉट इक्वल वैल्यू और एक अननोन वैल्यू में अंतर है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंपेयर कर रहा है तो ये कंपेरेटिंग में आ ही नहीं रहा, उस लेवल तक भी नहीं पहुंच रहा है कंपैरिजन मोड में। तो ये जहां भी नल रहेगा ना तो मतलब ये कि 0.35 को इससे मैच करेंगे नल से, इसका आउटकम आएगा अननोन। ठीक है। ना कि फॉल्स। हाँ लेकिन वो ओवरऑल फॉल्स ही उसको कहेंगे क्योंकि वो मैच नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ क्या बोल रहे ये ओके। हाँ तो मैंने अभी इतना ही रन किया ना ये वाला। फिर से देखो समझो। एक काम करते हैं, इसको कट करके नोटपैड में डाल देता हूँ। ये सारी चीजों को कट करो। ठीक है। अभी इतना ही समझो। ठीक है। अभी मैंने ये क्वेरी को रन किया, मुझे जो भी इसने क्या किया कुछ दिमाग नहीं लगाया, इसको इसको मैंने कहा कि जितने डेटा है सब उठा के ले आओ बिना कोई कंडीशन के बिना कुछ चेक किए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इसको बोला कि एक काम करो वेयर मतलब जहां ये वाले कॉलम में 0.35 है 0.35 है सिर्फ वो वाले ही रिकॉर्ड को लेके आओ। तो ये क्या करेगा कि 0.35 को चेक करेगा कि पहले रो से फर्स्ट रो में क्या है नल है। तो यहाँ पे अगर 0.35 इक्वल्स टू नल, इसका आउटकम ये दोनों को कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है। तो इसका ओवरऑल आउटकम क्या आएगा अननोन आएगा। दैट इज फॉल्स ऑल्सो, बट इसका आउटकम जो आएगा अननोन आएगा। यानी किसी वैल्यू को नल के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका जो आउटकम होगा वो अननोन आएगा। अननोन मतलब ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों को कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते, क्योंकि नल को दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट अभी भी उसको पता नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। मतलब वैल्यू इटसेल्फ मतलब जो आउटकम है वो अननोन है, मुझे नहीं पता। हाँ अगर यहाँ 0.35 इक्वल्स टू 5 अगर ये दोनों को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम यहाँ क्लियरली मुझे पता है कि हाँ रियली में ये बराबर नहीं है, दिस इज फॉल्स। करेक्ट। लेकिन हाँ बोलो। वो हम दिखाएंगे फिर से, अभी रन किया कहाँ है मैंने, ये देखो रन किया आ गया ना। अभी हाँ वो मैंने लिखा था अलग से चीज, वो फिर से हम बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है। ये आप ऐसे समझो कंडीशन को कि ये LHS और RHS क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स है कंडीशन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों साइड का वैल्यू पता है, अगर मैं बोलूंगा कि
क्या दिनेश का जो कॉम्पिटेंसी है, मतलब जो मेरा स्किल सेट है, किसी एक्स पर्सन के कॉम्पिटिशन, उसके जो स्किल्स हैं दोनों इक्वल है क्या? लेकिन एक्स में मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। तो क्या दिनेश का स्किल और एक्स का स्किल हाँ या ना में तो आप आंसर दे नहीं सकते हो, क्योंकि आपको एक्स पर्सन का मालूम ही नहीं। अगर एक्स पर्सन में बोल दूं कि कोई महेश सुरेश है, तो या तो हो सकता है कि दोनों का स्किल इक्वल हो, या तो हो सकता है दोनों का स्किल इक्वल ना हो। लेकिन ये तब होगा जब दोनों साइड के चीजों, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस दोनों साइड के ऑब्जेक्ट हमको पता रहेगा, तभी तो कुछ कंपेयर करोगे ना दोनों के बीच में। लेकिन कोई एक साइड का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे पता ही नहीं है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों का कंपैरिजन का रिजल्ट विल बी अननोन, मतलब मैं नहीं जानता व्हाट इज द रिजल्ट। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोनों साइड वैल्यू है, तो मुझे क्लियरली पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स। यहाँ पर दोनों साइड वैल्यू है और दोनों इक्वल है, इसलिए मुझे पता है कि बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई इट इज ट्रू। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूं, कोई एक साइड का वैल्यू घटा दूं, मतलब इसको कंपेयर करो किसी अननोन चीज के साथ, तो उसका आउटकम क्या होगा? ना ही ट्रू होगा ना ही फॉल्स होगा, क्योंकि रिजल्ट भी अननोन है। मतलब आपने एग्जाम दिया ही नहीं है तो आपका रिजल्ट पास या फेल नहीं होगा ना, आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। समझ में आई बात? पहले इतना चीज समझो, ये समझ में आई बात? ये बहुत अच्छे से समझो, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, ध्यान से बस सिर्फ अननोन है, मतलब इतना बस दिमाग में डालो कि जब भी कोई कंपैरिजन करेंगे कोई एक साइड भी नल होगा, यानी ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड ही हो। अगर अब मैं इसको ऐसे लिख दूं और इधर लिख दूं 0.35, दैट इज ऑल्सो सेम रिजल्ट, बिकॉज कोई एक साइड का वैल्यू मिसिंग है। तो ओवरऑल जो आउटकम होगा वो सीधा अननोन होगा, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ बोला सेम चीज, यहाँ कमीशन पीसीटी और इसको कंपेयर कर रहे हैं 0.35 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से क्वेरी करता हूँ, सिर्फ मैंने इतना ही किया विदाउट फिल्टर है, इतना रन किया है। तो अब यहाँ से कंपेयर करना शुरू हो रहा है। अब आप इसके साथ इसमें इसमें फ्रेम में बैठा दो फर्स्ट वाला रो को। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड है 0.35 और दूसरी साइड है कमीशन पीटीसी। कमीशन पीसीटी मतलब नल, दैट इज ये वाला, चाहे ये बोल लो, मतलब ये कमीशन पीटीसी पहले है ना लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 0.35 है, करेक्ट? ये बैठ रहा है ना एग्जाम्पल में। तो इसका आउटकम क्या होगा? नल, क्योंकि ये नल है और ये वैल्यू है। तो ओवरऑल जो रिकॉर्ड का ये एक्सप्रेशन होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा अननोन, दैट इज फॉल्स। उसको फॉल्स ही समझेंगे, क्योंकि तो मतलब उस रिकॉर्ड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने रिजल्ट सेट में। जब ये रिजल्ट लेके आएगा आउटकम बाद में फाइनल, कि कौन कौन से रिकॉर्ड को लाना है कौन कौन से रिकॉर्ड को नहीं लाना है, तो हमें सिर्फ इतना लाना है कि जिसका इसका ट्रू होगा, और चाहे वो और जिसका फॉल्स हो या जिसका अननोन हो, उस रिकॉर्ड को ये आउटपुट में नहीं लाएगा। तो ये देखो ये अननोन है, इसलिए इसको रिकॉर्ड से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये आउटपुट में नहीं आएगा। सिमिलरली जितने नल्स हैं ये सारे आउटपुट में नहीं आएंगे, क्योंकि सबका जो कंडीशन का जो आउटकम था वो था अननोन। समझ में आई बात? तो ये सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे आउटपुट में जब ये क्वेरी रन होगा, इतना वाला वेयर क्लॉज। अब आते हैं आगे, अभी फिर से चेक होगा कि 0.4, तो यहाँ पर अगर 0.4 रख दो, इमेजिन करो, तो 0.4 इक्वल्स टू 3.5 है क्या? 0.35 नहीं है, ये जेन्युइन है, ये वाला कंडीशन में आता है ऐसा, है ना? तो ये इसका आउटकम क्लियर पता है कि फॉल्स है, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी आउटकम में नहीं आएगा। उसी तरह इसको भी चेक करेंगे, नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ चलते गए, इधर नहीं आया। अब आया एक ट्रू वाला कि 0.35 इधर है, इधर भी 0.35 है, तो ये तीनों, ये दोनों मैच कर गए, इसका आउटकम आया ट्रू। तो ये तीनों रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए। फिर आगे नीचे जाओगे, इधर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे ये देखो फॉल्स है,
फिर से अननोन मिल रहा है देखो, तो ये सारे अननोन है, तो ना ही अननोन को लेंगे ना ही फॉल्स को लेंगे, और जो जो सिर्फ ट्रू है सिर्फ उसी को आउटकम में लाना है। तो लेट्स रन इट। इतना पार्ट को रन करेंगे तो हमें 3 ही रिकॉर्ड मिलेगा। अभी ये क्लियर है कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। अब अगर यहाँ पर उसी चीज का एग्जाम्पल्स है बहुत सारा, कि आप जो कंडीशन मैंने अभी बताया यहाँ एंड वाला, ये वाला है ना, या ये सारी चीजें जो है ये क्या ये ट्रू है या फॉल्स कैसे होगा। यहाँ बोल रहा है कि ए इज नल, अगर ए का वैल्यू 10 है तो उसका आउटकम क्या होगा? फॉल्स। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ए इज नल मतलब ए मतलब कोई कॉलम रख लो या फिर कोई वेरिएबल मान लो इसको, ठीक है। और बाकी का कंडीशन वैसे ही है। तो कमीशन पीसीटी इज नल, मैंने बोला कमीशन पीसीटी नल है क्या, पहले मैं ऊपर वाला रन किया, ठीक है, और यहाँ से फिर से कंपेयर करेंगे। तो मैंने बोला कि कमीश अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसके कॉलम वैल्यू जो है वो नल हो, मतलब जिसमें कुछ नल ही मतलब कोई वैल्यू ना हो, अगर उसको आपको क्वेरी करके देखना है, यानी जिसमें कॉलम वैल्यू मिसिंग है, आपको अगर करना है तो आप ऐसे रन करोगे इज नल करके, तो आपको सारे नल वाले रिकॉर्ड्स मिलेंगे। एंड अगर आपको चाहिए कि जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो आपको लिखना होगा इज नॉट नल, मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू और नॉट नल हो, मतलब वैल्यू हो कम से कम। तो आप ऐसे रन करोगे तो वो सारे रिकॉर्ड उठा के लाएगा जिसमें एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू डाला हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट इसको इधर डाल देता हूँ, कि जब आपको वैल्यू वाला चाहिए, columns having at least some values, columns does not have any value, ठीक है। अभी वापस आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा था ए, कहाँ गया, ए इज नल, और अगर एक ए में पहले से कोई ना कोई वैल्यू हो तो क्या आउटपुट उसका इवेल्युएशन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए इज नल यानी मैंने अगर ऐसा लिखा कमीशन इज नल, सेम कंडीशन है, ए मतलब कॉलम समझ लो या वेरिएबल, तो इज नल। अब ये किस कंडीशन पे ट्रू होगा, किस कंडीशन में फॉल्स, बोल रहा है कि यहाँ पे ए का वैल्यू अगर मान लो कि 10 है, ठीक है, यानी जिसको जिस कॉलम का नाम लिखे हैं वो कॉलम का वैल्यू मान लो कि पहले से कुछ ना कुछ है, 10 तो एग्जाम्पल के लिए दिया है, मतलब देर इज समथिंग, नल नहीं है वो पहले से। तो यानी अगर इस वाले को देखो 0.03 अगर यहाँ पर डाल दो ऐसे इसके कंपैरिजन में ऐसा, क्योंकि एक तरह से रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, तो 0.03 इज नल है क्या, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये हो गया फॉल्स इसका आउटकम। तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड जो है आउटपुट में नहीं आएगा, यानी अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा इज नल वाले, तो ये रिकॉर्ड आउटपुट में नहीं आएगा। फिर से देखो, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ये अगर एक एक रिकॉर्ड को चेक करें, यहाँ पर आपने कंडीशन क्या लिखा है, इज नल ना, तो 0.03 इज नल, क्या ये ऐसा आपको क्या लग रहा है, ये नल नहीं है ना, ये कुछ तो वैल्यू है ना ये, तो इसका मतलब इसका कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये रिकॉर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट। सिमिलरली फिर इसको चेक करेगा 0.2, तो 0.2 क्या ये नल है क्या, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से सारे वैल्यूज वाले जितने हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। तो अगर इसको रन करेंगे तो सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड्स आएगा जिसमें वैल्यू नहीं है, सॉरी जिसमें वैल्यू है। समझ में आई बात? तो अगर इसको चेक करोगे
नल इज नल है क्या? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये वाला, ये ट्रू है तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा नल, कमीशन पीसीटी करेगा नल बैठाओ, नल इज नल है क्या? तो ट्रू है, यस, क्योंकि है वो नल। तो ये वाले सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आउटपुट में, और वो जो कि आ भी रहे हैं। इसको रन करो तो समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो वैसे ही लिखा है कि ए इज नल है क्या, जबकि ए का वैल्यू 10, यानी यहाँ पर अगर ए की जगह पे 10 को बिठा दो, वही हुआ ना। तो 10 इज नल है क्या? ये देखने में लग रहा नहीं है नल ये, तो ये फॉल्स ही होगा ना इसका आउटकम, ये झूठ गलत बात है ये। फिर ए इज नॉट नल, ए का वैल्यू अगेन 10 डाले, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कंडीशन में क्या क्या 10 नॉट नल है? हाँ, इसलिए इसका कंडीशन ट्रू। समझ में आई बात। उसी तरह यहाँ पर आप सब जगह ये सारे कंडीशन को चेक कर सकते हो। फिर ए इज नल, बोल रहा है ए नल है क्या, और अगर उसका वैल्यू नल है तो हाँ ये नल है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मैंने एज्यूम किया है कि ये नल है, इसमें वैल्यू मैंने कुछ डाला नहीं है। ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? एनीबडी कुछ बताओ। ये फंसा। तो उसी तरह ये सारी कंडीशंस है, मतलब ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए अच्छे से लिख दिया है मैंने, कि आपको ये सब कुछ समझ में आया कि कब कब किस किस कंडीशन में इवेल्युएशन क्या होगा। हाँ बोलो सुरेश। हाँ हाँ, सिंपल भाषा में समझे। हाँ हाँ, तो करेक्ट, तो ये लेकिन आपको समझना होगा कि जिस वैल्यू के साथ कर रहे हैं वो ट्रू फॉल्स कब होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आप नल को इक्वल टू के साथ चेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेक विथ इक्वल टू, क्योंकि नल इज नॉट अ वैल्यू। जैसे कुछ देर पहले आपको यहाँ बताया था ना ये सब, कि नल को आप इक्वल टू के साथ चेक नहीं कर सकते हो, यानी ए के जगह पे यहाँ पर 10, यही है ना ये वाला, ए इक्वल टू नल, आप नहीं कर सकते हो। तो उसका आंसर आएगा अननोन। हाँ, आपको चेक करना है इज नल और इज नॉट। अगर जब भी आपको क्वेरी में लिखना है वैसे रिकॉर्ड्स चाहिए कि जिसमें नल हो या जिसमें नल ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो यू शुड ऑलवेज यूज लाइक दिस, इज नल और इज नॉट नल, ना कि आप ऐसा ये करोगे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि आप नल को कंपेयर नहीं कर सकते कभी नहीं। नल का कंपैरिजन ऑलवेज अननोन होता है, डेट इज फॉल्स, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसलिए आपको ऐसा चाहिए कि कितने नल वाले रिकॉर्ड है या फिर कितने नॉट नल वाले रिकॉर्ड है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये एकदम याद रख लो, ठीक है। नल का खत्म, और कुछ नहीं है इसमें, बाकी काम करते करते सीख जाओगे, डोंट वरी। हम लोग आगे जितना सारे एग्जांपल्स में यूज होगा कि खुद ही आप समझ जाओगे, और अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका समझ गए ना। ठीक है, आगे कमेंट्स की बात करते हैं। तो कमेंट्स का बेसिकली यूज होता है हमारा जो कोड हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, वो कोड क्यों, मतलब क्या बोलते हैं हम, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर फ्यूचर पर्पस की, जैसे कि ये कोड के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ लाइंस जो है वो किस पर्पस से लिखा गया है, या फिर किसी ने कमेंट किया तो कब कमेंट किया है, वो सारी मेंटेन करने के लिए, मतलब प्रोग्राम कोड जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं। या फिर आज 1,000 लाइन का है, उसमें से बाद में कोई बिजनेस का ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि कोई पर्टिकुलर फ्यू लाइंस को हमको रन नहीं करना है, तो उसको आप कमेंट कर दो, तो डेट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, लेकिन वो कोड में रहेगा, उसको कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी कमेंट्स को दिखाने के लिए, मतलब समझाने के लिए, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको दिखाएं कि वो क्यों नहीं काम कर रहा है। तो अभी कमेंट्स को आप साइड कर दो, क्योंकि ये बहुत ही एकदम छोटा सा चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। कमेंट्स को दिखाने के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें है क्या ऑलरेडी कोई पैकेज या प्रोसीजर? नहीं होगा। सिक्योर डीएमएल ऐड,
देखो ऐसा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, लेट्स से इसको कॉपी किया मैंने। अरे यार, ठीक है, समझ लो ये प्रोग्राम है। अभी ये एक प्रोसीजर बना हुआ है। अब ये प्रोसीजर जो बना हुआ है, इसमें चाहे तो कल हो करके कि मुझे एक काम करो कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 ही पैरामीटर चाहिए। तो आप इसको कमेंट कर दो ऐसे, मतलब इसमें आप डबल डैश जिस लाइन के भी आगे दोगे वो लाइन कमेंट हो जाएगा। एंड जब आप इस प्रोसीजर को रन करोगे तो ये लाइन रहेगा, लेकिन इट विल नॉट मतलब अफेक्ट, कहीं पर कुछ एग्जीक्यूशन में ये हिस्सा नहीं लेगा। तो जब भी रन होगा तो वो यूजर से 3 और ये चार ही इनपुट पैरामीटर वैल्यू मांगेगा, ये पांचवा के लिए नहीं मांगेगा। लेकिन ये डेफिनेशन में ये दिखेगा ऐसा, लेकिन बस ये इसका ये मतलब यूजलेस है एक तरह से। समझ में आया बात? उसी तरह यहाँ पे अगर डाल सकते हैं यहाँ पे कमेंट, जैसे ये इंसर्ट हो रहा था, क्यों हो रहा है, तो आप यहाँ ऐसा कमेंट डाल करके लिख सकते हो, वी आर इंसर्टिंग, कौन सा टेबल है, टू मेंटेन हिस्ट्री टेबल, दैट्स इट। तो कल होकर के मतलब क्या बोलते हैं, मिनट, कल होकर के कोई भी ये प्रोसीजर को खोलेगा तो यहाँ पर ये देख सकता है कि यहाँ पर एक टेबल में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये टेबल में जो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ये किस लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि ये क्यों हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, और अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ताकि मान लो कि आज मैंने 5 साल तक इस कंपनी में काम किया और अब मैं ही जानता हूँ इसका मतलब क्या है कि ये जॉब हिस्ट्री में क्यों डेटा जाता है और किस कंडीशन में जाता है। मैंने कंपनी छोड़ दिया, कोई नया बंदा आएगा तो वो सर खपाता रहेगा कि इस टेबल का मीनिंग क्या है, क्यों डाल रहे हैं इसमें, और इस प्रोसीजर के ही थ्रू क्यों डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो बंदा पहला वाला जो यहाँ कुछ लिख करके रखेगा जिससे उसको हेल्प मिल जाएगा कि ये क्यों है, जस्ट उसके बारे में एक हिंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये समझ में आया बात? कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। और कमेंट्स मतलब हमारे पुराने कोड को, यानी जैसे इसको अभी मैंने बताया कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि किसी को कोई भी कोड लिखा हुआ है उसको अगर आगे चाहते हैं कि यूज ना करें तो उस केस में भी उसको कमेंट कर दो। दोनों केस में आप यूज कर सकते हो, मतलब कोड को मेंटेन करने के लिए भी एंड कोड को मतलब यूज ना करना है तो उसके लिए भी, ठीक है। अभी कमेंट्स यहाँ पे हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं जैसे कि ये, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर यहाँ पर मान लो कि इसी लाइन में सिंगल लाइन वाले में ही अगर मैं इंटर दबा दूं और फिर से टाइप करूं तो ये दिस इज नॉट ए कमेंट, ये समझेगा कि कोई कोड लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ सही चीज लिखे यहाँ पे, मतलब कोई वैलिड कीवर्ड लिखे, कोई वैलिड सिंटेक्स लिखे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो कमेंट है वो 2-3 लाइन में जाए, आप चाहते हो कि ज़्यादा लिखना चाहते हैं, अलग अलग लाइन में स्पैन करे, तो आपको ऐसे लिखना होगा, फॉरवर्ड स्लैश एंड एक एस्ट्रिक और फिर इसके अंदर कुछ वैल्यू, फिर एस्ट्रिक एंड फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश। इस वाले कॉम्बिनेशन में ये मतलब स्टार्टिंग है, ये आपका एंड है, और बीच में आपको जो लिखना है लिखो। जैसे कि मान लो इसके बीच में मैंने ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इंटर दबाऊँ फिर कुछ लिखूँ, इंटर दबाऊँ ऐसे करके लिखूँ। आप इसको जितना चाहो उतना लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक, जब तक ये जहाँ तक ये रहेगा वहां तक ये कमेंट रखेगा, इसके अंदर आप कितना लाइन भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, और ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो कमेंट्स में इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। यही चीज यहाँ लिखा है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको मैं ऐसा दे देता हूँ, इधर रख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
ठीक है, अभी आगे आते हैं। ये सारे छोटे छोटे चीज हो गए। अब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस का ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जैसे कि हमारा स्कीमा ऑब्जेक्ट होता है, नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स होता है ना। तो ये सब क्या होते हैं और स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो स्कीमा और ये सब क्या, स्कीमा का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप ठीक से समझना कि जैसे ही ये देखो ओरेकल डेटाबेस हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, इंस्टॉल किया तो हमने एक बाय डिफॉल्ट कुछ यूजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ एडमिन यूजर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आप लॉगिन करके आगे फर्दर नए यूजर्स को बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कोई तो यूजर होना चाहिए जो दूसरे यूजर को बनाएगा। तो ये सारे एडमिन यूजर्स है, सिस है सिस्टम में, वो सब आगे बताएंगे। और बहुत सारे यूजर नीचे में मैंने और भी एक्सेल ये वाला वर्ड को ना मैंने और भी बनाया है। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब, जब ओरेकल इंस्टॉल होता है तो ये कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट यूजर्स होते हैं जो एडमिन लेवल के होते हैं, जो दूसरे नॉर्मल यूजर्स को क्रिएट करते हैं, सो डैट कि वो लोग भी डेटाबेस से कनेक्ट करें और वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने क्या किया कि यहाँ पर एचआर वाले जो यूजर था मैंने उसको एक्टिवेट किया। कुछ यूजर्स जो हैं पहले से इंस्टॉल भी रहते हैं, जिसको सिर्फ इनएक्टिव करना, इनएक्टिव मोड में रहता है, जिसको एक्टिव करते हैं। तो जैसे मैं अगर मान लो इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, ये वाले यूजर से कनेक्टेड हो, सिस से, जो एडमिन है, इसमें अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कैटेगरीज है, टेबल कितने हैं, कितने व्यूज हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट ब्राउजर बोलते हैं इसको, ये सब पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, यहाँ यूजर्स देखो नीचे में अदर यूजर्स, यहाँ इसको अगर क्लिक करूँ तो देखो इतने सारे यूजर्स उसने शुरुआत में, मैंने इसमें से एक भी नहीं बनाया। ये सारे यूजर्स का अलग अलग टास्क है, या अलग अलग लेवल का अलग अलग रोल है, और वो बाय डिफॉल्ट ओरेकल बनाता है खुद से, जिसमें कि उसने एचआर भी पहले से ही बना के रखा था। एचआर वाला स्कीमा मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो एचआर का यूजर पहले से बना हुआ था, और उस यूजर के अंदर उसने पहले से इतने सारे टेबल्स एंड व्यूज सब बना हुआ था, ये सारे ऑब्जेक्ट। तो हर एक यूजर का अपना फिर से एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अभी आपने देखा होगा कि सिस के अंदर यहाँ से इसका खुद का टेबल व्यूज इंडेक्सेस है। फिर मैं एक पर्टिकुलर यूजर के अंदर गया, उसका खुद अपना फिर से एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। दिख रहा है ना, वो सारी चीजें फिर से दिख रहा है इसके अंदर। तो जो भी यूजर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर सके, उसको बोलते हैं यूजर अकाउंट। ठीक है, जस्ट टू लॉग इन। ठीक है, यूजर अकाउंट क्या होता है कि ओरेकल डेटाबेस में लॉग इन करने के लिए, टू लॉग इन टू ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, अभी क्या होता है कि आप जैसे कि एग्जाम्पल एच आर यूजर, ओके। अब आप एच आर यूजर से जैसे ही लॉगिन किए, ठीक है, आप उसके अंदर लॉगिन करने के बाद आप एक नया टेबल बना दिए लेट से। ठीक है, क्रिएट टेबल टेस्ट अंडरस्कोर ईएमपी, ऐसा करके कोई टेबल बना दिया, कुछ कॉलम नाम डाल दिए, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना समझो कि एक टेबल बनाया। तो जैसे ही कोई टेबल, टेबल मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको एक तरह से, कि टेबल व्यूज इंडेक्सेस पैकेज प्रोसीजर, ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी जैसे ही कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस यूजर को लॉगिन करने के बाद मैंने क्रिएट किया उसके अंदर, तो दैट विल बिकम अ स्कीमा। और स्कीमा का जो नाम होगा वो सेम नाम यूजर के जैसा होगा। ठीक है, बता दो, एज सोन एज you create any object under the same user, it will become an schema with the same name। ठीक है, और ये एग्जांपल है, एक टेबल बना रहा हूं,
क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल दो कुछ भी, एम पी आई डी, नंबर, ई एम पी नेम, ब्रैकेट टू, ये टेबल बन गया। तो जैसे ही आप एक टेबल बनाओगे तो वो जो एच आर नाम का यूजर अकाउंट था, अभी यूजर अकाउंट तो रहेगा ही, साथ ही साथ एच आर नाम का एक स्कीमा भी बन जाएगा, और स्कीमा का नाम भी एच आर ही रहेगा। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि स्कीमा मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। सिंपल, बस इतना ही। क्योंकि अ, इसने क्या किया कि अब तक ये सिर्फ लॉगिन अकाउंट बना रहा था, समझ लो कि इसके पास एक कैरी बैग नहीं है, ये सिर्फ एक लॉगिन अकाउंट था, ये लॉगिन किया यू विथ द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब क्या हुआ कि इसको एक अपना खुद का एक बनाना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसने बनाया क्रिएट टेबल। अब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखना चाहेगा ना, किसी दूसरे को तो देगा नहीं, उसका खुद का है वो। तो वो उसको अपना कैरी बैग चाहिए होगा, जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में करते हैं कि कहाँ रखें, उसको बनाया है तो वो एक बना सकता है, 1,000 बना सकता है, जैसे कि इसने इसके अंदर 6-7 टेबल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक व्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, कुछ इंडेक्स ऑब्जेक्ट इतने सारे बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ों को रखने के लिए एक उसको थैला चाहिए, कैरी बैग। वी कैन कंसिडर दिस स्कीमा एज ए कलेक्शन, मतलब एक तरह का कैरी बैग है जिसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फॉर पर्टिकुलर सेम यूजर। जब तक ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक वो स्कीमा नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक लॉगिन अकाउंट है। लेकिन जैसे ही उसने कोई पहला ऑब्जेक्ट बनाया उस समय से ही उसका स्टार्ट हो गया। तो ये सारे अब इसके खुद के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इसके अंडर में दिख रहा है ये। जैसे कि देखो सिस्टम के अंदर इतने सारे हैं ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही यहाँ पर जितने सारे यूजर्स हैं सबका अपना अपना स्कीमा है। अगर आप इसके अंदर जाओ, इसका अपना है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आए? तो इसका ओनर ये खुद है, मतलब कि ये जो टेबल, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि एच आर के बाद एक मैं दिनेश नाम का यूजर बना दूँ, ठीक है, दोनों तो एक ही डेटाबेस में है। ठीक है, एक ही डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, सिर्फ अलग अलग एक यूजर नेम है, एक एच आर नेम है, एक दिनेश नाम है। लेकिन ये जो टेबल एच आर के अंदर बना है तो इसका ओनर कौन है, चूंकि यही इसका क्रिएटर है, करेक्ट, सो ही इज द डिफॉल्ट ओनर। और जब दिनेश से मैं लॉगिन करूंगा तो उसका एक अलग सेपरेट टैब खुलेगा, उसका लॉगिन सेशन अलग होगा। तो दिनेश कैन नॉट एक्सेस इसका वाला ऑब्जेक्ट्स। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बहुत सिंपल चीज है लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल है। कोई डाउट नहीं किसी को? हम्म। हाँ कर सकते हो, उसने एक्सेस दिया रहेगा ना। वो तो अलग है। बाय डिफॉल्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, अगर मैं दिनेश नाम से लॉगिन करूं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर दिनेश को मुझे प्रिविलेज देना पड़ेगा, ग्रांट देना पड़ता है। वो सारी चीज़ों पे जाएंगे। ग्रांट मतलब कि जैसे हम लोग कैसे पावर ऑफ अटर्नी में कि ये भी हिस्सेदार है जायदाद का, तो उसको भी हम यहाँ पर ग्रांट दे सकते हैं कि ऐसे करके ग्रांट होता है। ठीक है, ग्रांट टेस्ट अंडरस्कोर EMP, यानी कि ग्रांट देना है किसको क्या, किस चीज पे ग्रांट देना है, तो इस चीज पे। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, ग्रांट देना है, क्या ग्रांट देना है, तो सेलेक्ट का ग्रांट देना है। ऑन किस चीज पे देना है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे देना है। किसको देना है, तो दिनेश को देना है। बस ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। समझ गए? कि सेलेक्ट मतलब दिनेश अगर उसमें अपडेट क्वेरी चलाएगा, अपडेट ऑन टेस्ट EMP, तो वो फेल होगा, नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसको इसने सिलेक्ट का ही दिया है। उसी तरह अगर ग्रांट सेलेक्ट अपडेट अगर ये दोनों देंगे तो दिनेश कैन अपडेट एंड सेलेक्ट ऑल्सो।
इस तरह से होता है, तो ये सब बताएंगे। मतलब सिर्फ इतना समझो कि स्कीमा क्या होता है और अकाउंट क्या होता है, बेसिक डिफरेंस और कुछ नहीं। स्कीमा बस एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही है स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने आपको बताया स्कीमा ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें आती है जो आपको यहाँ दिखाया मैंने, है ना। टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस, पैकेजेस, ये सारी चीजें। यहाँ पर भी देखो कंस्ट्रेंट, डीबी लिंक्ड, इंडेक्सेस, मेटेरियलाइज व्यू, ये सारी चीजें यहाँ पर देखो ना। टेबल, व्यूज, वो जो जो नाम यहाँ दिख रहा है वो यहाँ, तीन सबको स्कीमा ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं क्योंकि एक स्कीमा के अंदर रहता है ये सब। ये हर एक यूजर का अपना अपना होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा भी है स्कीमा इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड और स्कीमा ऑब्जेक्ट। ये सब वही है जो मैंने आपको बोला है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। उसी तरह नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मतलब किसी एक स्कीमा से परे है, मतलब कि वो अक्रॉस द स्कीमा होता है। ये क्या आवाज आ रहा है? एम ऑडिबल? हेलो? ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हर एक स्कीमा के पास अब होते ही है। मतलब ये जैसे टेबल है तो सब सारे ऑलमोस्ट सभी स्कीमा के अपने अपने सेट ऑफ टेबल्स हैं, अपने सेट ऑफ व्यूज है, अपने अपने इंडेक्सेस हैं, ठीक है, जिसको स्कीमा ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, यानी ये सबको। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कीमा होते हैं, जैसे कि किसी एक का नहीं होता है वो। मतलब वो आप यूजर के अंदर आप अपना यूजर ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि एचआर खुद ही एक यूजर है तो इसके अंदर कोई यूजर ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, क्योंकि अब ये किसी दूसरे यूजर को कंटेन नहीं कर सकता है। तो एचआर मतलब ये जो यूजर नाम का खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ये अक्रॉस स्कीमा होता है, ये सभी स्कीमा मतलब स्कीमा का अपना अपना नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। और समझ में आई बात? तो ऐसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अपने स्कीमा का नहीं होता है, जो डेटाबेस के लिए होता है और जो सबके लिए कॉमन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनाऊँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पर डायरेक्टरी है, अगर डायरेक्टरी बनाऊँ तो वो डायरेक्टरी मतलब डेटाबेस लेवल पे बनता है, ना कि एक स्कीमा एक यूजर लेवल पे बनता है। यानी एक डेटाबेस में एक डायरेक्टरी बनेगा, अब हर एक स्कीमा अपना अपना डायरेक्टरी नहीं बनाएगा। तो ये स्कीमा लेवल पे नहीं होता, ये डीबी लेवल पे होता है। तो ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डायरेक्टरीज हो गया, यूजर्स हो गया, ये सब डेटाबेस लेवल पे होते हैं, ना कि स्कीमा लेवल पे होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब पैरामीटर फाइल, सर्वर पैरामीटर फाइल ये सब हम बताएंगे, इसके लिए अलग सेशन है। जब हम लोग आर्किटेक्चर पे बात करेंगे, मेमोरी आर्किटेक्चर, उस समय बताएंगे। तो समझ में आया स्कीमा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है एंड नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। जो डेटाबेस लेवल पे होते हैं ना कि स्कीमा लेवल पे, जो ये हर एक का अपना अपना होता है उसको स्कीमा ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्कीमा ऑब्जेक्ट नेम्स एंड क्वालिफायर्स, मतलब स्कीमा का ऑब्जेक्ट का नाम को कैसे रखते हैं। अगर कोई नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जैसे कि टेस्ट अंडरस्कोर ईएनपी नाम रखा हमने, तो उसका कुछ रूल है कि मतलब कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि एवरी डेटाबेस हैज इट्स ओन नेम। यहाँ पर आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। जैसे ये अगर नया ऑब्जेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो नाम रखने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं नॉन कोटेड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। और इसको अगर ऐसे करके कोटेशन डाल दे इसके स्टार्ट और एंड में, तो ये हो गया कोटेड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यानी आप कोट करके रख रहे हो ऐसा, और एक होता है नॉन कोटेड मतलब बिना कोट, जो अभी इससे पहले था। दो तरह का। रुको इसको लिखते हैं। एंड बेटर कि इसको मैं इधर आ जाऊँ एचआर वाला में, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ दो टेबल है। एक टेबल ऐसा नाम बनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई कोटेशन नहीं है, डायरेक्ट नाम है। और कुछ ऐसे हैं जो डबल कोट के अंदर है,
इसमें फ़ायदा क्या है कि आप अंदर में स्पेस डाल सकते हो ऑब्जेक्ट का नेम में। यूजुअली ऑब्जेक्ट के नेम में स्पेस नहीं होता है, करेक्ट। और अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो ऐसा। लेकिन आप यहाँ डालोगे और टेबल बनाओगे तो इट विल नॉट अलाउ यू। अगर आपने ऐसा स्पेस दे करके टेबल नहीं बनाओगे तो ये दोनों को अलग अलग वर्ड समझेगा, और वो उसके हिसाब से सिंटेक्स गलत होगा। जैसे कि मैं अगर इसको रन करूँ, एरर देगा, मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन। इसको रन करूँ तो ये बन जाएगा, देखो टेबल क्रिएटेड, जो कि बहुत अजीब सा टेबल का नाम है ना। तो अगर आपको ऐसा टेबल बनाना है तो फिर आपको जब ये रन करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इट विल नॉट रन। आपको रन करते समय भी ऐसे ही लिखना होगा, डबल कोट में ही, देन ओनली आपका ये काम करेगा। देखो रन हुआ ना, डेटा नहीं है इसलिए, अभी तो सिर्फ टेबल ही बनाया है। तो यही है, ये हो गया कोटेड आइडेंटिफायर, और ये हो गया नॉन कोटेड आइडेंटिफायर। मतलब इसके आगे कोटेशन नहीं लगा है दोनों साइड, डबल कोट। ठीक है। अब दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आप दो तरीके से बना सकते हो। कोटेड आइडेंटिफायर बिगिंस विद, ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, आगे में डबल कोट लगता है। नॉन कोटेड इसके आगे सराउंडेड नहीं होता है, ये भी मैंने बता दिया। ये सिंपल डायरेक्ट नाम होता है, आगे में और पीछे में डबल कोट नहीं लगता है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसका कुछ रूल है कि नाम जो है उसका 1 to 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप नाम नहीं बड़ा कर सकते हो। मतलब ये जो है, ये नाम जो है मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स ही आप कोई ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हो। 31 कैरेक्टर रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एरर देगा। ठीक है। हाँ, अभी ओरेकल 18C 19C ये सब में इसका लेंथ उसने डिफॉल्ट बढ़ा दिया है। ये पहले अप टू 12C शायद, वो 30 कैरेक्टर्स ही था अलाउड। अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा नाम भी रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि 11G तक डेटाबेस है या 12C तक है, 12C का हमको श्योर नहीं है, शायद 12C तक 30 ही अलाउड है। 12C के आगे जो है उसमें थोड़ा सा आप बड़ा नाम रख सकते हो, 30 कैरेक्टर्स के आगे भी। ठीक है। उसी तरह यहाँ आ गया और यही सब लिखा है कि डीबी लिंक का नाम है, इतना साइज होगा, कितना साइज आप रख सकते हो। डीबी लिंक जो यहाँ पे एक डेटाबेस लिंक होगा, देखो यहाँ। ये सब क्या होता है बताएंगे, बट सिर्फ जान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है फिलहाल के लिए। अभी ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जब जरूरत पड़ेगा तभी करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम इतना बड़ा तक रख सकते हैं, ऐसा इसने लिखा है, बस इतना जान लो। तो नॉन कोटेड आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ओरेकल डेटाबेस रिजर्व वर्ड। ठीक है, नॉन कोटेड यानी आगे में डबल कोट जिसमें नहीं, अगर वैसा कुछ हम बनाना नाम देना चाहते हैं तो वो ओरेकल डेटाबेस का रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ओरेकल का अपना कुछ रिजर्व वर्ड है ना, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि जहाँ जहाँ क्रिएट लिख रहा हूँ या टेबल लिख रहा हूँ, सिलेक्ट लिख रहा हूँ, फ्रॉम लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, नंबर वेर के, ये अलग कलर में दिख रहा है, करेक्ट। क्योंकि इसको पता है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ओरेकल का अपना मतलब कुछ इसका अलग मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है। दिस इज नॉट ए जनरल वर्ड, जिससे वो समझता है कि ये यहाँ सिंटेक्स को कैसे मतलब समझना है, क्या इसने सिंटेक्स गलत लिखा है या सही लिखा है। तो वो सब स्पेशल वर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग है, और वो उसके हिसाब से वो सही गलत को आइडेंटिफाई करता है कि वो कैसे प्रोग्राम को रन करना है। आगे में अगर मान लो एग्जीक्यूट लिखा तो समझेगा कि यहाँ पर जरूर प्रोसीजर का नाम होगा, लेट से। तो यहाँ पर अगर उसको ऐसा नहीं मिलेगा तो वो उसको एरर देगा, मान लो यहाँ स्पेस दिया तो वो समझ जाएगा कि अच्छा एग्जीक्यूट के बाद एक नाम चाहिए, वो भी वैलिड नेम है। तो ये एग्जीक्यूट को एक स्पेशल वर्ड है, उसका एक डिक्शनरी है जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको वो रिजर्व वर्ड कहता है, और आप उस नाम का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। जैसे टेस्ट ईएमपी, टेस्ट ईएमपी की जगह पे अगर आप ऐसा लिख दो, सेलेक्ट, हम मतलब ये टेबल का नाम रखना ही चाहता हूँ सेलेक्ट, यू कैन नॉट क्रिएट दैट, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्रिएट टेबल करना है या फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाह रहा है। समझ में आ रही है बात। हाँ, अगर सेलेक्ट के बाद यहाँ 1 लिख दूँ तो ये एक नॉर्मल वर्ड बन गया, तो आप टेबल बना सकते हो इस नाम का। तो कहने का मतलब है कि आप रिजर्व वर्ड को नहीं बना सकते, यूज नहीं कर सकते हो।
हाँ, अगर आप डबल कोट के अंदर, मैंने पहले ही बताया, डबल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसको डबल कोट के अंदर क्या लिखते हो उसको कभी फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा डबल कोट से ही यूज करता है। ठीक है, तो आप ऐसे, एक काम करता हूँ मैं, पहले इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ये खराब सा जो टेबल है। ठीक है, टेबल ड्रॉप, टेबल खत्म। ठीक है, तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो सेलेक्ट नाम का, लेकिन फिर अगेन इट ये उसको पहले वाले सेलेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जब भी मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे लिख रहा हूँ, इसको यूज भी करूंगा तो ऐसे यूज करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट लिखूंगा तब ये कंफ्यूज होगा ना, तो इसलिए ये अलाउ कर रहा है कि मतलब आप डबल कोट के अंदर जो लिखोगे आई एम ओके विद डैट। तो ये यही कह रहा है कि कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड, अनकोटेड को कुछ भी रख सकते हो। उसी तरह नॉन कोटेड आइडेंटिफायर में आप अल्फाबेट कैरेक्टर्स फ्रॉम योर कैरेक्टर, एंड कोटेड कैरेक्टर में कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि नॉन कोटेड में आप स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो, लेकिन बहुत लिमिटेड, जैसे कि अंडर स्कोर हो गया। आप बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा टाइप का स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हो, ऐसा वाला, इस टाइप का। इसका कुछ लिमिटेशन है, आप सिंपल सिंपल ही रख सकते हो। तो वही सब यहाँ पे बताया नॉन कोटेड में क्या क्या यूज करना है। ये सब यूज कर सकते हैं, डबल अंडरस्कोर, एम्परसेंड, पाउंड साइन, ये सब यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आपको उल्टा पुल्टा नाम चाहिए कुछ स्पेशल इस टाइप का, तो आपको डबल कोटेड वाला यूज करना। ठीक है, बट ये ओरेकल डज नॉट रिकमेंड इट, कि आपको अगर फिर बनाओगे ना तो आपको हर जगह फिर आपको ऐसे ही डबल कोट के साथ ही यूज करना है। इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपने यहाँ सेलेक्ट वन नाम का बनाया है, मतलब या फिर टेस्ट वन नाम का बनाया है, तो आप जब ये क्वेरी करोगे, मान लो यहाँ पे आपने बनाते समय ऐसा रखा था नाम टेस्ट वन, ओके, तो आप क्वेरी करते समय आप ऐसा लिख सकते हो टेस्ट वन, मतलब आपने कैपिटल लेटर में डाला था, बाद में स्मॉल लेटर में भी क्वेरी करोगे तो वो क्वेरी होगा, इसमें केस सेंसिटिव का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में ऐसा सेलेक्ट लिखा, मतलब कैपिटल में डबल कोट के अंदर, तो जब आप क्वेरी करोगे तो आपको इसके अंदर ठीक उसी केस सेंसिटिव में ही लिखना होगा। आप अगर ऐसा लिख दिए तो ये बोलेगा दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट आइडेंटिफायर करके, टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई? तो डबल कोट का ये नुकसान भी है कि आप जैसा लिखे हो ठीक वैसा ही होना चाहिए, इनफैक्ट अपर लोअर सब कुछ। तो दोनों का अपना अपना फायदा है। इसका फायदा ये है कि आप इसके अंदर कोई भी नाम ले सकते हो, रिजर्व कीवर्ड भी रख सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये केस सेंसिटिव है, और हर बार सब दूसरा ड्रॉबैक कि आपको वहां पे भी डबल कोड करके ही यूज करना होगा जहां भी। और इसका फायदा नुकसान क्या है? इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पर किसी भी केस में लिख सकते हो, और यूज करते समय भी किसी भी केस में यूज कर सकते हो। इसमें डबल कोट का कोई झंझट नहीं है। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हो, कुछ लिमिटेड दो तीन तरह का ही है, जैसे अंडरस्कोर और पाउंड और वो था हैश का। तो ये दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। और इसमें एक और है कि आप रिजर्व वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, दैट्स इट। ये सारी चीजें वही सब लिखी हुई है। ठीक है, रिजर्व वर्ड नीचे है, मैंने इसमें मेंशन किया है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने थोड़ा और इसको बढ़ा दिया है। अगर मैं नीचे आऊं तो कुछ रिजर्व वर्ड भी दिखेंगे। ये सारे रिजर्व वर्ड है, जिसमें सेलेक्ट भी होगा, देखो है ना, सेलेक्ट है, वेन है, वेयर क्लॉज है। ये सारे वर्ड्स का आप टेबल नहीं बना सकते हो, ना व्यू बना सकते हो, ये सबको यूज नहीं कर सकते हो। टेबल व्यू छोड़ो, कोई आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी नहीं बना सकते हो इस नाम का। मतलब ये सब को आप अपने प्रोग्रामिंग के कोई भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ये सब सिर्फ डिफॉल्ट एक तरह से कीवर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, तो अभी वापस ऊपर आते हैं। हाँ, तो ये हो गया क्लियर। अभी बोल रहा है कि विद इन ए नेम स्पेस कोई भी
दो ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं हो सकता है। अभी तो नाम क्या रखना है ये तो डिसाइड अभी थोड़ा चल ही रहा था कि किस तरह से नाम रख सकते हैं। दूसरी बात है कि सेम नाम रखना है कि नहीं रखना है, वो भी डिसीजन लेना होगा कि ऐसा ना हो कि सेम नाम को, नहीं तो अगर सेम नाम का टेबल बनाओगे तो वो नहीं बनने देगा। जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का टेबल ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो एक फिर से इसको बनाते हैं तो ये एरर देगा। ठीक है, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो आप सेम नाम का नहीं बना सकते हो, अंडरस्कोर कुछ और नाम डाल दो चलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि विद इन ए नेम स्पेस, मतलब कि ये सारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये 6-7, इन सारे का नेम स्पेस, नेम स्पेस मतलब कि एक तरह से समझ लो कि कोई एक कलेक्शन है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे स्कीमा है, स्कीमा क्या था अभी आपको बताया कि काइंड ऑफ एक थैला है। ठीक है, एक कैरी बैग है। अब उस कैरी बैग में हो सकता है कि 2-3 सेक्शन होता है ना यूजुअली, अगर नॉर्मल कैरी बैग ना हो, लेट से कि लेडीज पर्स हो। ठीक है, ऐसा अगर समझ ले तो लेडीज पर्स में एक बड़ा सा कंटेनर होता है, बड़ा सा चेन खुला, उसके अंदर 2-3 सेक्शन होते हैं फिर से। करेक्ट। तो ये जो सारे जो एक स्कीमा के अंदर जितने तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे देखा जाए तो सब उस बैग के अंदर है। जैसे टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस, क्यूज, ट्रिगर्स, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर भी फर्दर एक तरह से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन को नेमिंग के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया जिसको बोलेंगे नेम स्पेस। ठीक है, तो एक सेक्शन है जिसमें कि ये सारे ऑब्जेक्ट ही वो रखते हैं, और दूसरा है कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का अलग है नेम स्पेस, फिर कुछ ऑब्जेक्ट का अलग नेम स्पेस है, ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कोई एक सेक्शन में आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स का, मतलब एक ही नेम स्पेस है और इन सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम एक दूसरे से सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे अभी मैंने एम्प्लॉयज टेबल बनाया, तो अगर कोई ऐसा इंडेक्स बना हुआ, सॉरी व्यू बना हुआ है एम्प्लॉयज नाम का, तो आप व्यू भी नहीं बना सकते, टेबल भी नहीं बना सकते। चलो इसको मैं समझाता हूँ फिर से। मान लो यहाँ पे एक व्यू बना होगा ऑलरेडी, आपको वो समझाता हूँ। HR स्कीमा में जाओ, व्यू में जाओ, यहाँ पर देखो EMP डिटेल्स व्यू है ना। अगर इस क्वेरी करूँ मैं इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल्स अंडरस्कोर व्यू, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ये देखो EMP डिटेल्स व्यू करके एक व्यू बना हुआ है। तो इसका क्या कहना है कि टेबल और व्यू दोनों का नाम सेम नहीं होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ऐसा था पहले से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये भी है मेरे पास। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक टेबल है और एक व्यू है। ठीक है, ये देखो कमेंट का यहाँ फायदा है, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, इसको साथ में रन करोगे तो भी ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये इतना ही पार्ट को रन करेगा। और ये हो गया व्यू। ठीक है, तो ये दोनों का नाम है, एक का नाम है एम्प्लॉय और ये दोनों का नेम स्पेस, मतलब एक जगह कहीं पर समझ लो कि सिस्टम में वो एंट्री कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लेट से उसने एक जगह सिस्टम में एंट्री कर दिया, नेम स्पेस 1 करके है, इसमें उसने एक जगह एम्प्लॉयज रखा, एक जगह ये ऐसा रखा, और एक ही नेम स्पेस में, और ये इसका ये है टेबल, ये है व्यू। ठीक है, अब मैं कोई नया टेबल बनाने जाऊं, लेट से कि एम्प्लॉयज नाम का, तो वो क्या करेगा चेक करके, ये अभी फिलहाल इधर रखो, अभी मैं इधर कोड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉयज, तो ये इस नेम स्पेस में जाएगा जिसमें टेबल नाम का ऑब्जेक्ट होता है, टेबल कैटेगरी होता है, व्यू कैटेगरी होता है। तो वो देखेगा कि क्या ये यहाँ से मैच कर रहा है क्या, नहीं, अगर मैच कर रहा है तो वो एरर देगा। ठीक है, बोलेगा कि दिस टेबल, दिस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मान लो कि मैं ऐसा टेबल का नाम ही रख दूं कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ही रख दूं ऐसा ऐसा EMP डिटेल्स व्यू, तो वो फिर से जाएगा इसी नेम स्पेस में और चेक करेगा कि क्या ऐसा इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है क्या। जरूरी नहीं कोई टेबल में ढूंढे, यहाँ कहीं भी मिलेगा, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में भी, जैसे टेबल हो, व्यू हो, यहाँ पर जितने नाम है सबका, अगर कोई सीक्वेंस भी उस नाम से बना हुआ है तो आपको टेबल क्रिएट करने नहीं देगा। तो यहाँ तो व्यू है,
तो ये अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई मान लो सीक्वेंस 1 करके नाम है और उसका ऑब्जेक्ट का कैटेगरी क्या है, सीक्वेंस है, मान लो ये सीक्वेंस है, तो आप टेबल भी बनाओगे अगर SEQ नाम के, तो डेट विल नॉट अलाउ टू क्रिएट अ टेबल विथ सीक्वेंस। हालांकि सीक्वेंस SEQ जो है वो सीक्वेंस है और हम SEQ करके एक टेबल बनाना चाहते हैं तो भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सबका ये अक्रॉस चेक करता है कि नाम सेम नहीं होना चाहिए, चाहे वो टेबल का हो या व्यू का हो या सीक्वेंस का हो। तो ये सारे में से एक दूसरे का नाम कभी सेम नहीं होना चाहिए, ये इसका इंटेंशन। तो इन सबका नेम स्पेस एक ही है, मतलब एक ही सेक्शन में आते हैं ये सभी। उसी तरह दूसरे नेम स्पेस अगर बात करें, मान लो कोई नेम स्पेस 2 है जिसके अंदर कुछ अलग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इंडेक्सेस है, कंस्ट्रेंट्स है। तो आपने अभी जैसे टेबल बनाया एम्प्लॉयज नाम का, तो हम यहाँ पे अगर लेट से एक इंडेक्स बनाते हैं, क्रिएट इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम जो है एम्प्लॉयज रखते हैं, डेट इज अलाउड। क्योंकि ये जैसे इंडेक्स देखेगा तो ये इस वाले नेम स्पेस में नहीं चेक करेगा, क्योंकि इसका नेम स्पेस अलग है। तो वो अपने वाले नेम स्पेस में चेक करेगा कि क्या यहाँ कोई एम्प्लॉयज नाम का इंडेक्स है क्या। अगर नहीं है यहाँ पे तो वो उसको क्रिएट करने देगा, वो इधर नहीं चेक करेगा। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक टेबल का और एक इंडेक्स का नाम सेम हो सकता है, पॉसिबल है, यानी ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है। उसी तरह अगर ये नाम का भी मैं चाहूँ तो इंडेक्स बना सकता हूँ, बन सकता है। अगर मैं सीक्वेंस यानी SEQ नाम से मैं यहाँ एक कंस्ट्रेंट बना सकता हूँ, पॉसिबल है दोनों का सेम नेम हो, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन में है, नाम अलग अलग, मतलब सेम नाम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का? तो ये समझ में आया ना सेक्शन का, कि ये इन सबका नाम इक्वल नहीं होना चाहिए, इन सब का नाम आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रॉस हो सकता है कि इसका नाम सेम, इसका भी नाम सेम, सिंपल, क्योंकि दोनों का अपना अपना नेम स्पेस है। उसी तरह कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिसका खुद एक और नेम स्पेस अपना है, लेकिन ये नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स है। अभी तक क्या था, ये दोनों स्कीमा ऑब्जेक्ट्स थे और आप खुद में ही इनका दो सेक्शन था, करेक्ट। लेकिन यहाँ के कुछ नॉन स्कीम ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि ऊपर दिखाया था कि कौन कौन से नॉन स्कीम ऑब्जेक्ट्स है, तो इनका अपना नेम स्पेस है। यानी अगर आप कोई टेबल स्पेस नेम बनाना चाहते हो तो सेम नाम का आप यूजर रोल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये इनका आपस में नाम सेम नहीं होना चाहिए, सिंपल। जो डेटाबेस लेवल का ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कीमा। ठीक है। और जो केस सेंसिटिव का बात मैंने बोला था, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये था इसका। अभी आते हैं डेटाबेस क्या है। ठीक है। DBMS क्या है, ये सब क्या है। ठीक है। अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस से पहले हमें जानना चाहिए कि डेटा क्या है। ठीक है। डेटा मतलब कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, पीस ऑफ कैरेक्टर्स जो अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हुए हैं। किसी चीज को भी डेटा कह सकते हैं, जैसे जिसको अभी THE द, इसको डेटा बोल सकते हैं, दिस इज डेटा। इस जैसे कि इसको हटाते हैं, अ, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, एवरीथिंग इज डेटा। कुछ भी लिखो वो सब कुछ डेटा है। ठीक है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब जितने सारे हमारे पास डेटा है, यानी कैरेक्टर्स है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, उन सबको स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा बेस चाहिए, ऐसा कोई रिपोजिटरी चाहिए जहाँ पे हम कुछ सब कुछ रख सकें। ठीक है। जैसे हम बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास फाइल्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, वर्ड फाइल, हर तरह का, वो सभी एक को समझ लो अलग अलग तरह का डेटा है। तो उस सबको कहाँ रखते हैं, एक डेटाबेस में। उसी तरह इन सारे फाइल को रखने के लिए कहाँ रखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम में रखते हैं, है ना, एक फोल्डर में रखते हैं।
तो उसी तरह सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा को कहीं रखना होगा ना, ताकि हमको इजिली उसको फिर रिट्रीव भी कर सके। तो उसके लिए हमको डेटाबेस का जरूरत पड़ता है। कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे डेटा है, मान लो माय नेम इज ऐसा दिनेश, यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे करके डेटा है, तो उसको कहीं रखना होगा ना। ठीक है, या फिर यहाँ पे दिनेश है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ईमेल है। ठीक है, तो ये सारे डेटा है, लेकिन इसको कहीं पे हमें रखना पड़ेगा। और जिसको रखने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। और डेटाबेस में हम लोग एक जस्ट डेटाबेस होता क्या है, तो डेटाबेस जस्ट एक फिजिकल फाइल्स है जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, बस। ये हो गया डेटा। और डेटाबेस का मतलब हो गया कि कुछ सेट ऑफ फाइल्स है डिस्क पे रखा हुआ रहता है, जिसमें वो सारे फाइल्स सारे डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है डेटाबेस, नथिंग। वो एक फाइल है, बस फिजिकल फाइल्स है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, ये डेटा हो गया और ये डेटाबेस हो गया, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा, यही डेटाबेस का काम। अभी डेटा और एक होता है, ये तो हो गया डेटा। ठीक है, अब एक चीज और समझो कि डेटा के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी सुने होंगे। ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन दो चीज होते हैं। ठीक है, तो डेटा जो होता है वो मतलब अनप्रोसेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको प्रोसेस नहीं किया हो रहा था, जो मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम प्रोसेस करें मतलब कि अगर हम इस डेटा को उठा करके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में डालें, ठीक है, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब जैसे हमें ये देखने से नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, ये मोबाइल नंबर है या फिर टेलीफोन वो जो आता है ना लैंडलाइन नंबर है वो है, या फिर ये मेरा ऑफिस का नंबर है, या फिर ये मेरा पर्सनल नंबर है, या फिर ये जिप कोड है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट? ऐसे डेटा देखने के लिए तो ये प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ये है तो देखने में समझ में आ रहा है ना कि दिनेश है, कोई बंदा है, बट दिनेश कौन बंदा है, क्या वो एम्प्लॉय है, क्या वो स्टूडेंट है, वो किधर से बिलोंग करता है। तो उसको जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? अब इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जब इसको कोई टेबल में डाल देंगे तो वो एक तरह का प्रोसेसिंग हो गया। तो टेबल में डाल देंगे तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा कि हाँ ये चीज़ सही समझ में आ रहा है मुझे। जैसे अभी इसको एक टेबल में डालते हैं, तो मान लो एक मेरे पास टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल है। इसमें मेरे पास स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, या फिर एफ नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर एल नेम, मोबाइल, ईमेल। ठीक है, कुछ कुछ स्पेलिंग को इग्नोर करना। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को मैं यहाँ एक टेबल में प्रॉपरली डाल दूँ तो एक तरह का ये डेटा प्रोसेस हो गया। और डेटा जब प्रोसेस हो गया तो उसको एक मीनिंगफुल उसका मतलब निकला, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड देन इट हैज सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो उसका कुछ मतलब निकलता है, और वो मतलब निकलता है उसी चीज़ को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अदरवाइज डेटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर, हमारे लिए कुछ नहीं है कि अब ये कि कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई स्टूडेंट है। तो इस टेबल में आ गया तब मेरे पास जान गए कि अच्छा ये जरूर कोई स्टूडेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल में है। और ये दिनेश मतलब ये फर्स्ट नेम है, और राम मतलब ये लास्ट नेम कहते हैं। जरूर मिडिल नेम भी तो हो सकता था यहाँ पे, करेक्ट, लेकिन मैंने उसको लास्ट नेम वाले कॉलम में डाला, तो इसलिए इसका एक मीनिंग है कि ये लास्ट नेम ही है। और ये उसका मोबाइल नंबर है, ना कि कोई जिप कोड है, ना कि उसका ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है या कोई और ये ईमेल है उसका। ठीक है, तो समझ में आया डेटा एंड इंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब। तो ये जस्ट एक डेटाबेस का मतलब यही है कि डेटा को स्टोर करने के लिए कोई फाइल में स्टोर करते हैं फिजिकली, उसको डेटाबेस कहते हैं, दैट्स इट। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी इस डेटाबेस को मैनेज करना है। तो उसके लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑफ पीस है जिसमें बहुत सारा लॉजिक लिखा होता है, और उसका काम है
कि ये डेटाबेस में कैसे ये सारे इंफॉर्मेशन को डाले या फिर रिट्रीव करे या फिर इरेज करे। ये सारे जो एक्टिविटी जो करता है ऑर्गन है ना, स्टोरेज मतलब इसको कंट्रोल करता है कि इसमें कैसे स्टोर करना है या फिर कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रिट्रीव करना है। ये सारे जो काम करता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी डेटाबेस को जो मैनेज करता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये सारे डेटा को तो रखता ही है, साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर को भी रखता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना कि जहाँ रख रहे हैं डेटा को वो किस जगह रखा रहा है। तो एक स्टूडेंट नाम का टेबल स्ट्रक्चर है और उसका अपना खुद एक कॉलम है, उसका पहला कॉलम का नाम ये है, सेकंड कॉलम का नाम ये है, थर्ड कॉलम का नाम ये है। तो ये मेटा डेटा जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि डेटा अबाउट डेटा, यानी इसका स्ट्रक्चर का भी डिटेल वो भी रखना होता है ना। तभी तो पता चलेगा ना कि जब हम क्वेरी करेंगे तो पहले वो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके अंदर डेटा फिल करेगा, देन हमें आउटपुट देगा। तो ये सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डीबीएमएस होता है, सिंपल अगर बोले तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी इसी के ऊपर फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डीबीएमएस के आगे लग गया आर, यानी रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है भाई? तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि जिसमें जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं यानी टेबल में, तो उसका भी कोई रिलेशन हो एक दूसरे से, मतलब एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन हो। ऐसा नहीं हो कि एक डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का, अगेन मैंने एम्प्लॉयज नाम का टेबल बना दिया और जिसका आपस में कोई रिलेशन लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर भी किसी लोग मान लो कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें मैंने कुछ भी रख दिया, तो अब ये दोनों टेबल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशन। करेक्ट, ये क्योंकि ये अभी ये स्टूडेंट लेवल का है टेबल और ये कोई कॉरपोरेट का है टेबल जिसमें उसका एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है। हाँ, अगर ऐसा कोई टेबल बना है स्टूडेंट के साथ साथ, मान लो कोर्सेस, तो समझ में आता है कि मतलब कोर्स आईडी क्या है, फिर इसमें स्टूडेंट आईडी क्या है कि कौन उस कोर्स को कौन स्टूडेंट कर रहा है। करेक्ट, और वो कौन से डिपार्टमेंट का है, ये सारे। तो ये इसका और इसका मीनिंग निकल रहा है, आपस में कुछ रिश्ता है कि ये स्टूडेंट है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट आईडी 1 डाल दिए 11, तो समझ में आया कि ये जो स्टूडेंट है वो ये वाला कोर्स कर रहा है। फिर एक कोर्स का डेफिनेशन होगा कि उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसका अपना दोनों आपस में लिंक होगा। तो ये जो रिलेशन बन रहा है एक दूसरे के साथ, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ, ये जो कॉन्सेप्ट आया है इसको बोलते हैं रिलेशनल। पहले सिर्फ डेटा स्टोर हो रहा था, रिट्रीव हो रहा था अपने अपने जगह पे, दोनों इंडिपेंडेंट, लेकिन अब दोनों रिलेशन भी हम लोग बनाना शुरू किए, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उस जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, उसको हम लोग अगर लॉजिकली समझना है तो उसको ईआर मॉडल से समझते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, जो ईआर मॉडल आपका ऑलरेडी नीचे है वो हम लोग उस पर आएंगे, है ना, लॉजिकल मॉडल में। फिर एक और फंडा आया, उसके आगे ओ लग गया, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी यहाँ तक तो ठीक है, अब रिलेशन में भी डिफाइन हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, आप समझते होगे, सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है। ये सारे जो मतलब फीचर्स हैं, अगर हमारे इस आरडीबीएस में अगर इनेबल कर दे, मतलब उसमें ये सारे फीचर्स हैं, तो उस वाले डेटाबेस को बोलते हैं ओ आर डी बी एम एस, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये उन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, यू कैन यूज दोज फीचर्स इन दिस डेटाबेस। तो हमारा जो ओरेकल डेटाबेस है, डेटाबेस तो बहुत तरह का होता है, जरूरी नहीं कि ओरेकल ही हो, DB2 है, ओरेकल है, साइबेस है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। तो कौन कौन सा डेटाबेस ओ आर डी बी एम एस है, कौन कौन से सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, कौन कौन से सिर्फ नॉर्मल डीबीएमएस से, उसका रिलेशनल से कोई लेना देना नहीं है, तो डिपेंड करता है। हमारा ओरेकल यहाँ तक सब कुछ है, सपोर्ट करता है। तो आगे चल के जैसे यूजर डिफाइंड टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट है ना ओवरलैपिंग, क्या तो बोलते हैं, भूल गए, एक सेम नाम का जो बनाते हैं फंक्शन या प्रोसीजर।
तो वो सब कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ओरेकल में भी है, तो इसलिए ऐसे डेटाबेस को ORDBMS बोलते हैं। वो हम लोग बताएंगे, इसका एग्जांपल हम देंगे, डोंट वरी। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ तक समझ में आया ये सारी चीज़ें, कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, DBMS उसके ऊपर क्या है, फिर RDBMS, फिर ORDBMS। उसी तरह इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेशनल डेटाबेस के, ठीक है, कि इसका कुछ अपना फीचर है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि इसका बेसिक 3 पिलर्स है, ठीक है। डेटाबेस का, रिलेशनल डेटाबेस का 3 पिलर्स है, ठीक है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर। दूसरा ऑपरेशन। तीसरा इंटेग्रिटी रूल्स। अभी स्ट्रक्चर, जब भी कोई डेटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा, अगर करना है तो डेफिनेटली पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मतलब कि एक फ्रेम बनाना होगा, कि ये टेबल का कॉलम, एक टेबल बनाना होगा जिसमें ये कॉलम नेम हमें डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे। फिर अगर इंडेक्स है या फिर ट्रिगर्स है, तो वो सारे चीज़ों को स्ट्रक्चरल चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मेन चीज़ हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें डेटा को रखना है, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे कि डेटाबेस टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस, ये सारे चीज़ को स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो वो हो गया, जो डेटा जहाँ रखना है पहले वो चीज़, फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर है ऑपरेशंस। अब उस पिलर में हमें डेटा को जो रखना है, तो यानी उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो क्या ऑपरेशन हो सकता है कि या तो हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे, दिस इज ऑल्सो ऑपरेशन, या तो फिर इस रिकॉर्ड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये भी सेकंड ऑपरेशन। यानी ये सब ऑपरेशन है डेटा के साथ। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, या फिर उसको क्वेरी करके फेच करना, तो ये सारे जो इन चीज़ों को ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। या फिर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्शन। अभी तक में हम लोग ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये पहला चीज था। दूसरा क्या था कि उस स्ट्रक्चर पे कुछ एक्शन ले रहा है, तो ये हो गया ऑपरेशंस पार्ट में आता है। तीसरा है कि इंटेग्रिटी रूल्स। मतलब ये है कि हम यहाँ जो डेटा डालने जा रहे हैं, क्या वो वैलिड डेटा है कि नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा डाला डेटा, @ के बाद कुछ नहीं डाला, तो दिस इज नॉट अ वैलिड डेटा, करेक्ट। ये कुछ गड़बड़ डेटा है, ऐसा ईमेल होता ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा वैलिडेशन डालना है, या फिर यहाँ पे मान लो कि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट आईडी अगर मान लो यहाँ पे 99 डाले, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट मास्टर में सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 20 है, 30 है, 3 ही डिपार्टमेंट है, तो हम यहाँ 99 डाल रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप फेल हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि ये दोनों जहाँ जहाँ 10 और 20 से 30 है वो तो मैच करेगा, जहाँ 99 है ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। तो ये इंटेग्रिटी रूल, मतलब ये डेटा आपका कॉम्प्लायंस नहीं है, वो सही, गलत है ये डेटा। तो इंसर्ट या अपडेट या कोई भी ऑपरेशन के टाइम में आप कोई रूल्स को बैठा सकते हो। तो ये 3 चीज है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा चीज है कि ऑपरेशंस, और तीसरा चीज है कि ऑपरेशंस है तो कौन कौन सा चीज अलाउड है, कौन कौन सा चीज अलाउड नहीं है, 3 तरह का चीज। तो ये बेसिक 3 पिलर्स है। यहाँ तक समझे क्या? किसी को कोई डाउट है? आज का सेशन यही रखेंगे, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, इसको देखो, कल जो बताया ठीक है, आज टाइम नहीं था, एक दिन का टाइम ही था, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे, तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सब इसको डिटेल में पढ़ो और बहुत अच्छे से इसका मीनिंग निकालो और समझो। बहुत बहुत ये कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब कि बुक जैसा, ये मैंने शॉर्ट में ही लिखा है और समझा के जितना रेलिवेंट है। अगर आप इसका ओरेकल का डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो ये सारा चीज़ एक जगह नहीं मिलेगा आपको, सब अलग अलग मिलेगा और बहुत सारा भरा पड़ा मिलेगा, आपको उतना पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत समराइज करके और एक तरीके से कंपाइल करके मैंने लिखा है इसको, तो ये आपके लिए आसान होगा, बहुत इजी रेफरेंस है, ये सारा एक जगह नहीं मिलेगा आपको। तो आप इतना पढ़ोगे, इतना भी काफ़ी है, और इतना ही समझो बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो ये फाइनल करो, फिर आगे ER मॉडल पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट कर नहीं सकते, थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ेगा इसमें, फिर फिजिकल मॉडल एंड वगैरह वगैरह।
मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक तो पढ़ो ही, और थोड़ा सा आगे भी पढ़ के आओ, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको वो ज़्यादा समझ में आए। श्योर सर। उस समय क्या होगा कि वो सब नया नया वर्ड आपको नहीं सुनने को मिलेगा, कुछ वर्ड जब पहले से पढ़ लोगे तो ये सब वर्ड आपको पहले से सुना सुनाया लगेगा। जब मैं बोलूंगा तो आपको फटाक से समझ में आएगा, अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा, है ना। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। और यहाँ पे नोट पैड में मैंने क्या रखा है, ये सब है, कुछ कुछ खास नहीं है, बट भेज देता हूँ जो भी है।